अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अफसाना भीख पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो अफसाना पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अफसाना भोला और नया कानून पढ़े हैं ना। तीसरा अफसाना तुम लोगों के निसाब में शामिल है भीख, और इस अफसाना के अफसाना निगार या मुसन्निफ़ हैं हयातुल्लाह अंसारी। कौन है? हयातुल्लाह अंसारी। ठीक है। अफसाना भीख पेज नंबर कितना में है देख लो, निकाल लो। तुम लोग अपनी किताब गोल्डन उर्दू में पेज नंबर कितना में अफसाना भीख दिया हुआ है उसे निकालो। अब बताओ बाकी लोगों को। पेज नंबर 24 निकाल लिए। चलो शुरू करें। कैलाश की लारी पिथौरागढ़ के खुश्क बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दर्रे से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई, और दाखिल होते ही मंज़र और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ़पोश चोटियाँ चमक रही थीं, और दूसरी तरफ ढलवां पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी, जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकियों में गुम हो जाती थी। ठीक है ना। जब लारी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसे पहाड़ और उनकी चोटियाँ, दरख्त और चिड़ियाँ, आसमान और सूरज, यह सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। उस खुशगवार मंज़र में कैलाश ऐसा खोया कि उसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से ज़िंदगी की तरफ से जो मायूसी थी वो बिल्कुल दूर हो गई, और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं कि हमारी शानदार, साफ़ व शफ़ाफ और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। लारी स्टैंड से एक सड़क पर बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया कि वो नौकर से जो असबाब को उठवाने में लगा हुआ था, ये कहकर कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, रवाना हो गया। रास्ता बहुत दिलकश था और हर मोड़ कुदरत की नित नई फयाजियों से माला माल था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कुछ दूर निकलकर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया, एक प्याली चाय पी, कुछ देर सामने के मंजर से लुत्फ़ उठाया और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताज़े सेबों को चीड़ के बक्स में बंद कर रहा था। उसके पास दो मुसाफिर खड़े थे, जिनमें एक 10-11 बरस की खूबसूरत सी लड़की थी। वो दोनों फल वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। कैलाश उधर देख रहा था कि उतने में पास से एक आवाज़ आई, बाबूजी थर्मास मैं ले चलूं? कैलाश ने मुड़कर देखा। 12-13 बरस की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आँखों से देख रही थी। थर्मास वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर उस फयाजी से जो कुदरत ने उस वादी के साथ दिखलाई थी पूछने लगा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीकियों की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? मर गए। तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। क्यों?
बच्चा कुछ करने नहीं देता। बच्चा, क्या तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिक करता है, हर वक्त खाना मांगता है, रात को ना वो सोने देता है और ना डर। इस वादी में किस चीज़ से? मेरी कोठरिया का दरवाज़ा टूटा हुआ है, रात भर मैं डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा ना जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। नौकरी करेगी? कोई रखे तो क्यों ना करूं, मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूंगी। अच्छा, मैं रखूंगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी, ठीक है ना? लड़की हैरत ज़दा होकर कैलाश को देखने लगी। बाबूजी, सच? हाँ सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरत ज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से बाबूजी बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से और कुछ ना निकला। ठीक है, समझ रहे हो? आगे बढ़ें। रजनी खुशी के मारे रात को सो ना सकी। नाम याद रखना। क्या नाम है उस लड़की का? रजनी। क्या नाम है? रजनी। रजनी खुशी के मारे रात को सो ना सकी। ज़रा ज़रा देर के बाद उसकी आँख खुल जाती थी और हर बार वो करवट लेकर टूटे कवाड़ों की दरवाज़ों से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफ़ेदी तो नहीं नज़र आ रही। आज उसका रोज़ाना वाला खौफ कि कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज़ उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको, उसके सब भाई बहनों को सोते में खा ना जाए, दूर पहाड़ों में छुप गया था। दूर पहाड़ों में छुप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी और फिर ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात। ठीक है ना? आगे चलो। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नज़र डाली। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नज़र डाली। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नज़र डाली जो कंबलों के गूदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि ज़रा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या, रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। ठीक है ना? आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साखे भाई लल्लू ने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया। भाई का नाम क्या है? लल्लू। कै साल का है? 2 साल का। नाम याद रखना। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उसे पेशाब करा लिया। बात समझ गए? वरना होता तो ये था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता था और फिर जब उसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता था तो वो लल्लू को धुनक कर रख देती थी। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे पेशाब करा लिया, बल्कि उसे प्यार भी किया और बहलाया भी। यह चीज़ लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा। आगे बढ़ें। जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नज़र आई है, ध्यान देना, जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नज़र आई है, उस वक्त तक
6 बच्चों का यह काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज़ थी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मर्तबा रो चुका था और रजनी के हाथ से इस पर पिट भी चुका था। रजनी ने ज़रा देर उसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भर खाना ना मिलता हो कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी। इसलिए लल्लू चल सके या ना चल सके, उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते ही में ख़त्म कर देगी। ठीक है ना? समझ रहे हो ना बात को तुम लोग? उस वक्त तो वो कुचली हुई नागिन की तरह बिफरी हुई थी। उसे सख्त कोफत थी कि यह 2 साल का हड्डियों का ढांचा मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हायल रहता है। अब देखो, इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहाँ पहुँच चुकी होती। ठीक है ना? रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू, जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, एक और नाम आ गया। क्या नाम आया? कल्लू। लल्लू का नाम तो पहले सुन चुके थे, कल्लू आ गया। कल्लू जो लल्लू से 2 साल बड़ा था और मुन्नी जो 4 साल बड़ी थी, सहमे हुए थे और हाँप हाँप कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताज़ा दम थे। कितने लोगों का नाम आ गया? तुलसी, रामू, लल्लू, कल्लू, मुन्नी, रजनी, सब आ गई ना? 6 लोग हो गए ना? ठीक है। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताज़ा दम थे, बल्कि उन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में ज़रा ज़रा देर के लिए उठा लिया। इस तरह छोटे छोटे इंसानों का यह छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाँफने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। ठीक है ना? 50 फीट और ऊपर आ गए। उस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया। चश्मा, झरना। रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया, दागी सेब। लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं ले जाने पाया था कि रजनी ने झपट कर उसे छीन लिया और दांत से उसका एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया और फिर बाकी के 2 टुकड़े करके कल्लू और मुन्नी को। ठीक है ना? बड़ी बहन है, देखो कैसे जिम्मेदारी निभा रही है। ठीक है ना? कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर, चश्मे का पानी पीकर ताज़ा दम हो गए और बातें करने लगे। कल्लू बोलता है, कल्लू, ऊपर पिता और माँ मिलेंगी, ऊपर पिता और माँ मिलेंगी। मुन्नी बोलती है, नहीं उल्लू, वो नहीं, वो तो मर गए। कल्लू बोलता है, जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते? मुन्नी बहुत संजीदगी से, वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़े देंगे और ओढ़ने को देंगे। ठीक है ना? उन दोनों की बातें सुनकर ना जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई। उसने उन दोनों को और फिर लल्लू को प्यार किया और कहा कि अब धीरे धीरे उठते बैठते चलेंगे। फिर ढारस देने लगी कि ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी जिनमें गेहूं की भी होंगी, गरम कुर्ते और पैजामे मिलेंगे, चाय मिलेगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ हम लोग उनके देश चले जाएंगे जहां बहुत आराम से रहेंगे। ठीक है ना? रजनी, जिसने आज तक
उस वादी के अलावा और कुछ नहीं देखा था। पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि उस पार की दुनिया कैसी होगी। मगर जैसी भी हो वहाँ रोटियाँ होंगी, कुर्ते पैजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिनमें डर ना लगता होगा। ठीक है ना। रजनी अब अपने काफिले को लेकर मज़े मज़े ऊपर चढ़ने लगी। जितना जितना ऊपर चढ़ती जाती उसको उसकी खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में घूमने वाले दौलतमंद किसी पहाड़ी मर्द या औरत को रखकर अपने साथ मैदान में ले जाते हैं जहाँ ना बर्फ़ पड़ती है ना भूख होती है। लेकिन यह बात दूर दूर उसके तसव्वुर में ना थी कि मैं भी उन खुश नसीबों में हो सकती हूँ और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन भी। ऐसा कभी वो सोच ही नहीं सकती थी, ऐसा सोची ही नहीं थी। और देखो आज इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं भी उन खुश नसीबों में हूँ, है ना। ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है कि मुझे और हमारे भाई बहनों को यहाँ से मैदान की तरफ ले जाया जाएगा। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चढ़ रही थी। आखिर डाक बंगला की सुर्ख छत ने अपनी झलक दिखला ही दी। चढ़ते 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 आखिरकार डाक बंगले का सुर्ख छत, लाल छत दिखाई पड़ने लगा दूर से, है ना। कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और उसके नीचे के अजीमुशान पहाड़ों को देख रहा था कि उसके नौकर ने आकर खबर दी, कल वाली लड़की आई है और उसका बच्चा भी। कैलाश क्या बोलता है? और उसका बच्चा भी। एक छोड़ 5-5 बच्चे साथ हैं। एक छोड़ 5-5। नौकर जी हुजूर। नौकर क्या बोलता है? जी हुजूर। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खड़ी थी और उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मैले कुचेले चपड़े चुंधे बच्चे नाक से सुड़ सुड़ कर रहे थे और कीचड़ से लथपथ आँखों से उसकी तरफ देख रहे थे। कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से जवाब तलब किया, ये सब कौन है? रजनी कैलाश को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं की और चिल्लाकर कहने लगी, मैं इन सबको ले आई, अब ये सब आपके पास रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू है, वो रामू है, वो कल्लू है, वो तुलसी है। ठीक है ना? ठीक है ना? देखो गुस्सा में बोला है कैलाश, ये सब कौन है? ये कौन है? लेकिन रजनी जो है परवाह नहीं करती, गौर नहीं करती कि किस अंदाज से सवाल किया गया है कि ये सब कौन है ना। बल्कि फ़ौरन जो है कैलाश को देख करके खुशी खुशी कहने लगती है, ये लल्लू है, ये पल्लू है, ये चपलू है, ये डबलू है ना। बता रही ये सब आपके पास रहेंगे। चलो आगे सुनो। कैलाश, सब तेरे भाई हैं। रजनी, जी हाँ, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। रजनी ज़रा साफ सुथरी थी और उसकी सूरत में एक कशिश थी, लेकिन बच्चे तो सड़ी गली चीज़ों का ढेर मालूम होते थे। उनको देखकर कैलाश का जी मतलाने लगा और कल वाली रूमानी फैयाज़ी जो रात गुजर जाने से बासी हो चुकी थी, हकीकत पसंदी से बदल गई और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, 2 होते तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता है? ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे? इनको खिलाया और पहनाया कहाँ से जाएगा? फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आँखें, ये कोयला ऐसे हाथ पाँव, ये बू और मैल। कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थीं कि हम भी ज़रा भैया के मेहमानों को देखें। वो बोली, भैया इन सबको ले चलोगे?
भैया इन सबको ले चलोगे? कैलाश यह सवाल सुनकर झंझला गया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? यह सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गईं, मगर मुंह से कुछ ना निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। समझ रहे हो ना बात को? रजनी ने अपनी घिनौनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा। अपनी घिनौनी फौज को, अपने भाई बहनों को फौज कह रही है, ठीक है ना? अपनी घिनौनी फौज को नफरत की निगाह से देखा, नफरत भरी आंखों से देखा। ऐसी नफरत जिसका तकाजा यह था कि इन सबको मार डालो या खुद मर जाओ। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? 5 मिनट के अंदर अंदर यह फौज नाकामी और नामुरादी को अपने फटे दामनों में लेकर पसपा हुई। लेकिन कैलाश के लिए आसान ना था कि उनको यूं रुखसत करता। उसकी दया जो मर गई थी फिर कराहने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। अंदर से आवाज़ आने लगी, है ना? कैलाश का जो दया मर गया था वो अंदर से कराहने लगी, आवाज़ आने लगी, कुछ तो करो बच्चों के लिए, कुछ तो करो, कुछ तो दो बच्चों को। अंदर से आवाज़ आ रही, उसका ज़मीर बोल रहा है ना? इस पुकार से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपये उसके हाथ में रख दिए। 2 रुपये, इससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाज़ार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको पूरियां खाने और खिलाने लगी। पहले 8 आने की पूरियां लीं, फिर 8 आने की और लीं, फिर 4 आने की और लीं, फिर और 4 आने की। इस तरह दोनों रुपये खत्म हो गए, लेकिन ना भूख गई और ना खाने की हसरत। दोपहर के बाद यह काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पांव के साथ उतरने लगा और इस तरह के बैठ गया तो उठने की ज़रूरत ही ना महसूस की। सुबह जिन तारीकियों से निकल के आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था। सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से, खामोशी से। ना रोना, ना डांटना, ना इजहार हसरत, ना ढारस। गोया यह सब बच्चे नहीं बूढ़े थे। गोया यह सब बच्चे नहीं बूढ़े थे, और वो भी हड्डी चमड़े के नहीं, गूदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू 2-1 बार रोया, मगर रजनी के मार ने उसकी भी आवाज़ बंद कर दी। सूरज डूबने पर यह लोग उसी पुरानी कोठरी में पहुँचे जहाँ भूख थी और सर्दी थी, खौफ था और तीनों के सिवा कुछ ना था। ठीक है ना? पहुँचते ही थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। छोटी बच्ची थी ना, कितना बर्दाश्त करेगी, कितना चुप रहेगी। धीरे से बोलती है, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा। अब एक बच्ची बोल दी भूख लगी है तो दूसरा को भी हिम्मत हुआ बोलने का। रामू ने भी कहा, फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थी। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थी। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तहान करने निकल खड़ी हुई। पड़ोसियों की दया का इम्तहान करने निकल खड़ी हुई। भीख मांगने निकल गई, भीख मांगने निकल गई। बात समझ गए? इसी का नाम है
अफसाना भी। कैसा लगा अफसाना? समझ गए बात? चलो ठीक है, ठीक है।